हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो हमारा जी ये जो फैल्कन बैच है, ये फैल्कन बैच जो है ये लॉन्च हो चुका है। तो इस फैल्कन बैच का जो स्पेशल फीचर है वो क्या है? जो फैल्कन बैच रहेगा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरी की पूरी तैयारी करवाएगा आपके एग्जाम की। और टिल दिसंबर तक ये बैच जो है ओवरऑल सिलेबस के साथ, रिवीजन के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो इस फैल्कन बैच को फटाफट से आप ज्वाइन करें और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करें। तो मेरा नाम है जी प्रभात राणा और मैं डॉक्टर प्रभात राणा आपके साथ हम मिल बांट के कवर करेंगे जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज के अंदर हमारा करंट अफेयर जो होगा उसके पर्सपेक्टिव से हम लोग स्टडी करेंगे। करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके वाला जो पार्ट होगा हमने वो कवर करना है, ठीक है। तो अब अगर आप बोलो कि जीके के अंदर, जैसे जनरल स्टडीज के अंदर आपने देखा होगा सिलेबस के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ मेंशन होता है। बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो आज की डिमांड है आपके एग्जाम की, आपके सिलेबस की, वो डिमांड क्या है? न्यूज के अंदर जो आर्टिकल दे रखे हैं, जो भी एडिटोरियल आ रहा है या जो भी न्यूज आर्टिकल या जो भी टॉप हेडलाइंस हैं, उन हेडलाइंस को डिराइव करके वहां से हमने अपना स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीके के साथ साथ हमारा करंट अफेयर्स, हम इस तरह से अपनी स्टडी को फुलफिल करेंगे, अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो अब बात, जो दो बातें आपने ध्यान में रखनी है बेटा। सबसे पहली चीज ये, जब तक मैं आपको पढ़ा रही हूं तब तक आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे होना चाहिए। और बोर्ड के अंदर आपको जो जो चीजें बताई जा रही हैं आपने ध्यान से सुनना है कि टीचर आपको क्या चीजें बता रहा है, किस तरीके से, कौन से वे से, कौन से फॉर्मूला से आपको टीच करा जा रहा है। उन फॉर्मूलाज को आपने अपने दिमाग में बिठाना है। बाद में रिकॉर्डिंग लेक्चर आपके पास होगा ही, उससे आपने नोट्स बनाने हैं। डन। बाकी आपको नोट्स वगैरह जो भी है, पीडीएफ, ये वो सब कुछ आपको अवेलेबल होगा। तो अब हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो जैसे कि बैच का नाम होगा फैल्कन बैच क्लैट 2026। एग्जाम को जो स्टूडेंट्स क्रैक करना चाहते हैं उनके ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए बैच स्टार्ट करा गया है, फैल्कन बैच। तो अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ईरान इजराइल वॉर इंपैक्ट। ईरान इजराइल वॉर इंपैक्ट, आपको पता है न्यूज के अंदर बहुत ज्यादा, आप दिल्ली का न्यूज़पेपर उठा के देख लो, डेली आपको यही मिल रहा है क्योंकि यही चल रहा है न्यूज के अंदर, है ना। अब ईरान इजराइल वॉर इंपैक्ट, इसका इंपैक्ट मतलब भारत के ऊपर इसका इंपैक्ट या ईरान के ऊपर इसका इंपैक्ट, इजराइल के ऊपर इसका इंपैक्ट, वर्ल्ड वाइड जो लोग हैं, जो सिटीजन हैं वहां के, वो या जो माइग्रेट होकर गए हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर इस चीज का क्या इंपैक्ट आ रहा है, अब हम उसको देखेंगे। न्यूज के अंदर आपने एक आर्टिकल, अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते होंगे तो आपने एक आर्टिकल देखा होगा न्यूज के अंदर। सबसे पहले तो हम आर्टिकल को रीड करते हैं। आर्टिकल है क्या? आर्टिकल है जी ऑपरेशन सिंधु, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑपरेशन सिंधु काफी 2 या 3 दिन हेडलाइन रहा है न्यूज के अंदर। ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंधु, फर्स्ट रेस्क्यू फ्लाइट कैरिंग 110 इंडियन स्टूडेंट्स लैंड्स इन दिल्ली, evacuated from hit Iran via Armenia. Operation Sindhu flight Delhi. India on Wednesday announced launching Operation Sindhu to evacuate Indian nationals from Iran as fear of an all-out Israeli-American military strikes on Iran increased. अब आप देखे जाएंगे ये मैम क्या पढ़ रहे हैं, ये वो पढ़ रहे हैं जो न्यूज आर्टिकल होगा। न्यूज आर्टिकल मतलब सेम आपके पैसेज के अंदर, एग्जाम के अंदर आपको आर्टिकल की फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा, कुछ इसी तरीके से जिस तरीके से मेंशन करा गया है। उसके बाद आगे आर्टिकल को कंटिन्यू करें। The first batch of 100 students are returning from Armenia to Delhi in the early hours of Thursday. As India is starting its evacuation, the Iranian embassy officials said that some Indian students have sustained injuries in a strike and the Iranian foreign ministry was in close touch with the Indian mission in Tehran. Next आ गया an official statement of the Ministry of External Affairs, most important चीज, Ministry of External Affairs यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, said in view of the deteriorating situation as a result of the ongoing conflict between Iran and Israel, the government of India has been taking various steps over the last several days for the safety and security of Indian nationals in Iran. As a first step, the Indian embassy has evacuated 110 Indian students
from northern Iran, assisting them in safely crossing over into Armenia on 17th of June 2025. The students have traveled by road to the Armenian capital, Yerevan, under the supervision of our mission in Iran and Armenia. These students departed Yerevan on a special flight at 1455 hours on, मतलब पता है आपको क्या टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया, मतलब 2:55 2:55, ठीक है, hours on 18 June 2025 and will arrive in Delhi in the early hours of 19th of June 2025 as part of the initial stage of Operation Sindhu, it said. अब देखें ये पिक्चर, कुछ इस तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नजर आए एयरपोर्ट पे। अब ये सारी बात जो है आपका एक न्यूज आर्टिकल है, आगे भी सेम न्यूज आर्टिकल है। आप सोचें कि मैम इसको हमें लर्न करना है, जी नहीं, लर्न बिल्कुल नहीं करना है। इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से डिराइव करे जाएंगे वो अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट आ गया, amid rising tensions between Iran and Israel, the government of the India has launched Operation Sindhu to ensure the safe evacuation of Indian nationals stranded in the conflict-affected regions of Iran. The Ministry of External Affairs, means MEA, has initiated coordinated efforts through Indian embassies in Tehran and Yerevan to transport evacuees to safer zone and back home. The first batch of the 110 Indian students was successfully brought to Armenia and flown to New Delhi in a special flight on June 18, 2025. The Ministry of External Affairs has initiated coordinated efforts through Indian embassies in Tehran and Yerevan to transport evacuees to safer zone and back home. The first batch of 110 Indian students was successfully brought to Armenia and flown to the New Delhi in a special flight on June 18, 2025. नेक्स्ट आया वाई इन न्यूज। अब आती है बात हमारे काम की कि ये चीज, ये जो हमने इतना पढ़ लिया, इतना बड़ा न्यूज आर्टिकल जो हमने पढ़ लिया, इसका रीजन क्या है, न्यूज में है क्यों ये। तो अब हम वो देखते हैं। इंडिया हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंधु, हाईलाइट करा हुआ है रेड कलर के अंदर, आपको नजर भी आ रहा ऑपरेशन सिंधु, इन रिस्पॉन्स टू द। अब ये देखो, आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे फोकस करना जरा, क्या लिखा हुआ है, ऑपरेशन सिंधु। क्या यहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुट होगा? यस, 5 स्टार लगा दिया मैंने, यहां से क्वेश्चन पुट 100% होगा ही होगा। अब इंडिया हैज लॉन्च ऑपरेशन सिंधु इन रिस्पॉन्स टू द, देखा जाए सारी गेम ही किसके ऊपर टिकी हुई है, ऑपरेशन सिंधु। क्योंकि पूरे न्यूज आर्टिकल के अंदर आप देखें, यहां पे जो हमने बात स्टार्ट करी, ये हमने कहां से करी है स्टार्ट, ऑपरेशन सिंधु से। तो ऑपरेशन सिंधु ही अब न्यूज के अंदर है। अब वो क्यों है, तो वो सारी कंडीशन आपके सामने रखी हुई है कि क्यों है। अब इंडिया हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंधु इन रिस्पॉन्स टू द deteriorating security conditions in Iran, where escalating military hostilities with Israel have posed a direct threat to foreign nationals, including Indians. The move reflects India's prioritization of citizen safety abroad and diplomatic agility during emergencies. ठीक है, अब की हाईलाइट क्या है, यहां से एग्जाम के पर्सपेक्टिव में जो बातें हैं अब हमारी वो स्टार्ट होती हैं। ठीक है, अब सबसे पहली चीज क्या है, की हाईलाइट ऑफ ऑपरेशन सिंधु लॉन्च करा गया, कब लॉन्च करा गया, मिड जून 2025। इट मीन्स अभी ये जून ही चल रहा है, तो कहने का मतलब है अभी डेट चल रही है हमारी 23rd, 24th, 25th, अब ये 3 दिन हमारे सामने है, वर्किंग डे स्टार्ट हो गया, आज मंडे हो गया, तो कहने का मतलब है मिड जून, कहने का मतलब वही टाइम पीरियड 17, 18, 15 से लेके अपना 20th तक मिड जून वाला टाइम आ गया। मिड जून में से लॉन्च करा गया। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट इवैक्यूएशन फ्लाइट डिपार्टेड फ्रॉम येरेवन, अर्मेनिया। अब यहां से बनता है सेकंड क्वेश्चन। अब येरेवन अर्मेनिया ये क्या है, आपको पूछा जाता है भाई जो येरेवन है क्या वो कैपिटल है अर्मेनिया की, तो आपने आंसर कैसे देना है, लर्न कैसे करना है। देखो क्या लिखा हुआ है, अर्मेनिया ना, अर्मेनिया मतलब आम, आम मतलब ये आम हमारी, हम कहते हैं हमारे शोल्डर है, ये हमारी आम है। तो किसी ने पूछा आपकी आम कहाँ है, छोटा सा बच्चा है, उसको उसके मदर पूछ रहे हैं बेबी आपका नोज कहाँ है, तो बोला मम्मा यहाँ है, बोले लिप्स कहाँ है, बोले यहाँ है, बोले आपकी आम कहाँ है, बोले ये रही, ये रही, ये रही,
क्या? आम। ये रही मतलब ये रे वन क्या? आम। तो आम से हो गया अर्मेनिया, और आम कहाँ है? तो बच्चा कह रहा है ये रही मतलब ये रे वन। Evacuees initial batch includes 110 Indian students from northern Iran. Mode of evacuation क्या रहा? By road from Iran to Armenia. Then why special aircraft? उसके बाद स्पेशल एयरक्राफ्ट के थ्रू। तो यहां से ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। यहां से आगे और आएंगे क्वेश्चन पे किस तरह से वहां पे एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। तो सबसे पहले आ गया कि जो आपका ऑपरेशन सिंधु है ये कब लॉन्च करा गया? मिड जून 2025 के अंदर लॉन्च करा गया, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा, जो ये लॉन्च करा गया उसमें जो फर्स्ट इवैक्यूएशन फ्लाइट, मतलब जिनको लोगों को बाहर से, स्टूडेंट्स को वहां से निकाला जाएगा, इवैक्यूएट करा जाएगा, तो कहां से? येरेवन मतलब अर्मेनिया। नेक्स्ट आ गया कितने लोगों को? तो कहते हैं जो फर्स्ट बैच है उसमें 110 इंडियन स्टूडेंट्स हैं, और कहां से? नदरन ईरान से, जिनको इवैक्यूएट करा जाएगा। मोड ऑफ इवैक्यूएशन क्या रहेगा? बाय रोड रहेगा ईरान टू अर्मेनिया तक का। उसके बाद बाय स्पेशल एयरक्राफ्ट इनको लेकर आया जाएगा, और लाया भी गया। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ऑपरेशन सिंधु के? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है ऑपरेशन सिंधु के? टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स स्ट्रैंडेड इन ईरान ड्यू टू द एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट विद इजराइल। ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है तो इट मींस वहां से सेफली इंडियन स्टूडेंट्स को हमें बाहर निकालना है। कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे। हमारी गवर्नमेंट है, सबसे पहले गवर्नमेंट को बाउंड कर रहा है कौन? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस तरह से बाउंड कर रहा है कि भाई जो भी हो जाए आपको हर तरीके से सबसे पहले इंडियन सिटीजन जो हैं उनको क्या मिला हुआ है? राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करते हुए सबसे पहले तो जो भारत सरकार है उसको यह देखना है कि किस तरह से मुझे इस फंडामेंटल राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। तो मैंने क्या बात करी है? किसकी बात करी है? फंडामेंटल राइट की बात करी है। अदरवाइज गवर्नमेंट को प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं थी। तो कौन सा फंडामेंटल राइट? राइट टू लाइफ के होते हुए अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये एक्शन लिया गया। अच्छा, अब बात आती है कि जो ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर और क्या बात रखी गई? इंश्योर करना कि सेफ्टी एंड रीलोकेशन ऑफ इंडियन फ्रॉम हाई रिस्क कॉन्फ्लिक्ट एरियाज टू सेफर जोन्स एंड इवेंचुअली बैक टू इंडिया। कि ये इंश्योर करना, ऑपरेशन सिंधु का काम ये इंश्योर करना था कि सेफ्टी और रीलोकेशन रहे इंडियंस की उस एरिया से जो बहुत ज्यादा, जिन एरियाज के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है वहां से सेफर जोन में लाना, और उसके बाद इंडिया वापस लेके आना सेफली। बाद में जाएंगे भाई, जिस टाइम पे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी उसके बाद जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आया रेस्क्यू ऑपरेशंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब बेटा एक तो ये बात हो गई, आपको ये पता चल गया कि एट प्रेजेंट ईरान इजराइल वॉर चल रही है। उसके चलते चलते इसी वॉर के ड्यूरिंग भारत ने जो एक्शन लिया, भारत ने जो ऑपरेशन स्टार्ट किया, उस ऑपरेशन का नाम हो गया ऑपरेशन सिंधु। नाम आपको पता है सिंधु, एक रिवर है हमारी, उस रिवर का नाम जिसका इंग्लिश नेम है इंडस। सिंधु रिवर जो है इसका इंग्लिश नेम क्या हो गया? इंडस। इंडस से ही नाम पड़ा इंडिया। इंडिया है ना कि इंडिया है, इस बात का ध्यान रखना है। इसी तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट वन का आर्टिकल 1 वहां पे ये बात करी जाती है, इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। समझ गए? ये बात वहां पे लिखी गई है। तो भारत का ट्रेडिशनल नेम, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशनल नेम है इंग्लिश नेम, और भारत का ट्रेडिशनल नेम ये मेंशन करा हुआ है आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो जो इंडिया नेम है मॉडर्न नेम है, और जो ट्रेडिशनल नेम है वो है भारत। मॉडर्न नेम क्या है? इंडिया। तो आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या हुई? इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। समझ गए? और वहां पे अगर इंडिया नाम लिखा हुआ है तो इंडिया का नाम इंडिया तो नहीं है, इंडिया है।
और इंडिया का नाम कहां से पड़ा? इंडस रिवर से पड़ा। वो इंडस रिवर जिसे हिंदी में नाम दिया गया है सिंधु रिवर। पिक्चर क्लियर? अब बात आई, कहते हैं कि इस टाइम पे तो गवर्नमेंट ने ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के चलते ऑपरेशन सिंधु लॉन्च करा। क्या इससे पहले भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक्शन ले चुकी है? इससे पहले भी तो कई बार कॉन्फ्लिक्ट हुए। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो जहां जहां पे इंडियन स्टूडेंट्स हैं वहां वहां पे कहते हैं बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कई बार कॉन्फ्लिक्ट देखा गया। क्या भारत उस टाइम पर भी कोई अपने रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उन रेस्क्यू ऑपरेशंस को लॉन्च करता है? तो आंसर यस। अब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑपरेशन कब लॉन्च करा इंडियन गवर्नमेंट ने, किस ऑपरेशन को कौन सी कंट्री के अंदर उन्होंने कहां से, मतलब कौन सी कंट्री के लोगों को बचाने के लिए, श्योर है इंडियन लोगों को बचाने के लिए, बट किस कंट्री के अंदर जाकर उन्होंने उस ऑपरेशन को इंप्लीमेंट करवाया। तो अब लॉन्च करा है भारत के अंदर ऑपरेशन सिंधु। और इवैक्यू जो अपना जिनको इवैक्यूएट करा गया है वो कौन है? जो हमारे इंडियंस थे। कहां? ईरान, आर्मेनिया, इजराइल वॉर जो चल रही है, इस वॉर के अंदर जो हमारे इंडियंस हैं उधर फंसे हुए उनको बाहर निकालने के लिए, और इंडियंस में कौन? स्टूडेंट्स, उनके लिए। अब इसी तरह से एक आ गया आपका ऑपरेशन गंगा। तो ऑपरेशन गंगा जो है कब लॉन्च करा गया? 2022 के अंदर, 2022 के अंदर। अब लर्न कैसे करेंगे? देखो, एक लड़की है गंगा, गंगा की उम्र है 22 साल की, महज 22 साल की लड़की है एक, जिस लड़की का नाम क्या है? गंगा। पिक्चर क्लियर? चलो नेक्स्ट आ जाओ। कंटेक्स्ट, किस कंटेक्स्ट में इसे लॉन्च करा गया था? रशिया यूक्रेन वॉर। आपको पता ही है बहुत ज्यादा फेमस हुई, ये भी बहुत ज्यादा चली भाई, इतने लोग मरे, बुरा हाल हो गया। तब भी हमें लगा कि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन चलो भगवान का हाथ रहा, उस राधा रानी का हाथ रहा, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट नहीं हो पाया। लेकिन हमारे लिए तो प्रॉब्लम हो गई ना। हमारे लिए प्रॉब्लम क्या हो गई? एग्जाम के पर्सपेक्टिव से लर्न करना पड़ गया हम लोगों को। तो क्वेश्चन क्या हुआ? ऑपरेशन गंगा कब लॉन्च करा गया? कैसे याद करना है आपने? मैंने आपको क्या बोला कि गंगा एक लड़की है जिस लड़की की उम्र महज कितने साल की है? 22 साल की है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। पर्पस क्या रहा? इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स एंड सिटीजन्स फ्रॉम यूक्रेन। यूक्रेन से इंडियन सिटीजन्स और स्टूडेंट्स को बाहर निकालना, वहां से सेफली घर पे लेके आना, उसके लिए लॉन्च करा गया ऑपरेशन गंगा। अब लर्न कैसे करेंगे? कहां से लेके आए हम? यूक्रेन। अब देखो, गंगा कितने साल की लड़की है? 22 साल की। तो गंगा कह रही है, अब जो 22 साल की लड़की है ना गंगा, बहुत ज्यादा रेन हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो गंगा कह रही है मुझे नहीं डर लगता क्योंकि मेरा तो नाम ही गंगा है, और गंगा का मतलब है पवित्र पानी, तो मुझे रेन से डर नहीं लगता। मुझे तो ऐसे है कि परमात्मा का टच मेरे को मिल रहा है, क्योंकि रेन हो रही है तो आसमान से ही बारिश आ रही है ना, और उस लड़की की बॉडी पे गिर रही है वो बारिश, तो कहती मेरे को नहीं डर लगता बारिश में, ना मैं बीमार होती हूँ। ये तो परमात्मा एक तरह से हमें अपना टच दे रहे हैं। रेन से गंगा को डर नहीं लगता, तो रेन से बन गया यूक्रेन। ऐसे आपने लर्न कर लिया गंगा। क्वेश्चन नंबर 1, ऑपरेशन गंगा कितने साल की है? गंगा 22 साल की है। क्वेश्चन नंबर 2, तो मतलब 2022 में लॉन्च हुआ। और गंगा का कंटेक्स्ट, मतलब गंगा, ऑपरेशन गंगा जो लॉन्च करा गया वो किसके कंटेक्स्ट में करा गया? तो गंगा को रेन से डर नहीं लगता, वो तो किसी परमात्मा का टच है। तो रेन मतलब यूक्रेन। तो जिस टाइम पे क्या चल रही थी? यूक्रेन वॉर चल रही, यूक्रेन सिस्टम चल रहा था, बहुत ज्यादा मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो उस टाइम पे वहां से स्टूडेंट्स को बाहर निकाला गया। तीनों क्वेश्चन हमारे तैयार। नेक्स्ट, ओवर 20,000 इंडियंस इवैक्यूएटेड बाय नेबरिंग कंट्रीज लाइक पोलैंड, हंगरी, रोमानिया। ये जस्ट सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। स्पेशल फ्लाइट्स ऑपरेट करी गई थी एयर इंडिया। बिल्कुल जी, एयर इंडिया ने स्पेशल फ्लाइट, नो डाउट। अगर आज की डेट में प्लेन क्रैश हुआ है, कोई प्रॉब्लम रही, क्या रही, चलो वो तो अभी तक चली रही है इंक्वायरी, बट हम ये नहीं कह सकते कि एयर इंडिया ने कुछ नहीं करा। एयर इंडिया ने बहुत आगे भी ऑपरेशन आएंगे जहां पे एयर इंडिया ने अच्छा रोल प्ले करा है। सोचो, इन लोगों की जान भी तो बचाई है ना। तो एयर इंडिया एंड इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर स्पेशल फ्लाइट्स ऑपरेट करी। कम से कम 20,000 स्टूडेंट्स को वहां से निकाला, जो नेबरिंग कंट्री थी वहां से भी निकाला, जैसे पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया। हमारा कंप्लीट हुआ ऑपरेशन गंगा। उसके बाद आ गया ऑपरेशन दिव्य शक्ति। नाम से क्लियर हो रहा है, दिव्य शक्ति। अब ये दिव्य शक्ति नहीं है, है तो ये देवी शक्ति, लेकिन मैं आपको देवी
या दिव्य, दोनों में तुम मतलब डिफरेंस मत रखो, तुम दोनों को सेम मानो। दिव्य शक्ति तो मतलब देवी शक्ति। देवी शक्ति कैसी होती है? शक्ति का मतलब यह है कि वो दिव्य होएगी, है ना। तो ऑपरेशन देवी शक्ति कब हुआ लॉन्च? 2021 के अंदर। अब देखो आप नाम को देखें, ऑपरेशन देवी शक्ति। अब देवी, देवी मतलब श्रीदेवी, है ना। कहते जिस टाइम पे श्रीदेवी 21 साल की थी ना, जबरदस्त परफॉर्मेंस दी उसने मूवीज के अंदर, बड़ी फेमस हुई, बड़ी फेमस हुई। और जब वो 21 साल की उम्र में कहते डांस करती थी ना, तो कुछ इस तरह से ताली बजाती थी, ऐसे ताली बजाती थी, मतलब जैसे वो रेखा जीवी करती हैं ताली बजा के, जैसे वो इन आंखों की मस्ती में परवाने जो भी हैं हजारों हैं, तो सेम इस तरह से कहते श्रीदेवी 21 साल की थी महज, और 21 साल की उम्र में वो कहते खुद ताली बजाकर जब डांस मतलब करती होती थी ना, तो अपने आप ही अपनी प्रेज कर लेती थी, वाह 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 मैं क्या नाची हूँ, वाह वाह वाह, अपने आप ही ताली बजा लेती थी। कौन? श्रीदेवी हो गया। देवी मतलब श्रीदेवी, कितने साल की उम्र बताई? 21 साल की। खुद ताली बजाकर ही अपनी प्रेस खुद ही कर लेती थी, चाहे कोई और बजाए ना बजाए, अपनी प्रेस खुद ही कर लेती थी। होना भी चाहिए भाई, सेल्फ अप्रेजल मस्ट है, पता है ना आपको भी, सेल्फ अप्रेजल मस्ट है। जब तक हम अपने आप को एक पॉजिटिव अफर्मेशन नहीं देते, तब तक हमारी लाइफ में पॉजिटिव चीजें नहीं होती। सुबह डेली उठ के भी आपने यही करना, अपने आप को सबसे पहले अप्रेजल देना जरूरी है, एक पॉजिटिव अफर्मेशन देनी जरूरी है। वाओ हम तैयारी कर रहे हैं, हमारा एग्जाम क्लियर हो गया, ऐसे बोलना है डेली उठ के, डेली। वाओ बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छा दिन है आज मैंने सारा कुछ लर्न कर लेना है, मैंने ये भी कर देना, मैंने ये भी कर देना, सारा सुबह ही उठ के टारगेट, पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है। मैं और कुछ नहीं कह रही, और उसको कैसे बोलना? प्रेजेंट टेंस में बोलना है। वाओ मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, मेरा एग्जाम भी क्लियर हो गया, ऐसे बोलना है। मजाक मत समझना इसको, आप एक बार करके देखो, आपको चेंज पता चलेगा अपने अंदर, ठीक है। चलो, तो ताली बजाकर खुद ही अपनी प्रेज कर लेती थी। ऑपरेशन देवी शक्ति कब लॉन्च हुआ? 2021 के अंदर। और किसके कंटेक्स्ट में? तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था भाई अफगानिस्तान के ऊपर। तालिबान कब्जा करके बैठ गया था, किसके ऊपर? अफगानिस्तान के ऊपर। तो ताली से हो गया तालिबान, और इवैक्यूएट करा गया, निकाला गया इंडियन नेशनल्स को। कहां? अफगान सिख्स को, हिंदू को, एम्बेसी स्टाफ को वहां से निकाला गया, और ओवर 800 पीपल रेस्क्यूड बाय काबुल एयरपोर्ट। अब आप बोले कि मैम ये भी इंपॉर्टेंट है, बेटा ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, आपको पता होना चाहिए। बट जो मैं क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ, जैसे सबसे पहले ऑपरेशन सिंधु कब लॉन्च हुआ? मिड जून 2025 के अंदर। कितने इंडियन, किनको निकालने के लिए? इंडियन स्टूडेंट्स को निकालने के लिए। कौन सी कंट्री से? तो पता है आपको, जो हमने बात करी है, ईरान की बात हो रही है, समझ गए, अर्मेनिया, येरेवन, वहां की बात हो रही है। दूसरा आ गया हमारा ऑपरेशन गंगा। गंगा की उम्र कितने साल की है? 22 साल की है। तो जब बारिश हुई तो गंगा को बोला, अरे गंगा चल, आप चल अपने रूम में चल, ऐसे क्यों बारिश के अंदर भीग रही है? बोले नहीं मम्मा, मेरा तो नाम ही गंगा है, गंगा मतलब मैं पानी की बूंदे हूं, और अगर मेरे ऊपर पानी की बूंदे पड़ रही है तो ये तो भगवान मेरे को अपना टच दे रहे हैं। तो रेन, यूक्रेन, रशिया यूक्रेन वॉर जब चल रहा था उस टाइम पे लॉन्च करा गया, क्या लॉन्च करा गया? ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा के बाद आ गया ऑपरेशन देवी शक्ति। तो देवी शक्ति कैसी होती है? दिव्य होती है। तो देवी मतलब श्रीदेवी। श्रीदेवी 21 साल की उम्र में ही डांस फ्लोर पे आग लगा देती थी, और जब कोई ताली नहीं बजाता था उनके लिए, तो सेल्फ अप्रेजल के लिए खुद ही ताली बजा लेती थी, समझ गए। तो ताली मतलब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था किसको? अफगानिस्तान को, कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाओ, वंदे भारत मिशन। बेटा सबसे पहले तो नाम से क्लियर हो रहा है ना, वंदे भारत है, यहां पे वंदे मातरम की बात नहीं हो रही है। तो सबसे पहले वंदे भारत मिशन। अब वंदे भारत मिशन कब लॉन्च हुआ? 2020-21। समझ जाओ, ये वो टाइम पीरियड था हम सब लोगों की लाइफ के अंदर, जिस टाइम पीरियड को हम कभी भी जिंदगी के अंदर भूल नहीं सकते। क्यों नहीं भूल सकते? रीजन क्या है? रीजन ये है कि भाई कोविड का टाइम पीरियड था, हम लोगों को घरों के अंदर बंद कर दिया गया था, है ना। 2 गज की दूरी है जरूरी। कमबख्त जिंदगी ऐसी हो गई थी, ऐसा लगता है यही जिंदगी है। स्टार्टिंग में तो बहुत मजा आया, पहले 10-15 दिन, उसके बाद तो यूं हो गया कि हे भगवान ये क्या हो गया है। और जानवर सारे रोड पे थे, इंसान सारे घरों के अंदर थे। जिस तरह से हमने जानवरों को कैद कर करके रखा हुआ था ना, उस टाइम पे जानवर हमारा मजाक उड़ा रहे थे। आया मजा? हाँ,
कमबख्तो, हमें उठा उठा के तुम उधर जू में आके उधर बंद कर देते हो। तुम लोगों के चक्कर में हमें जू में बंद करा जाता है। अब जब खुद घरों के अंदर बंद करा गया तो पता लगा कैसा आता है मजा। तो यही था उस टाइम पे, और झूठ तो मैं कोई बोल नहीं रही हूँ, बिल्कुल सच है। आपको पता है जानवर रोड पे थे, इंसान घरों के अंदर था। कोविड वाला टाइम पीरियड था, कभी नहीं भूल सकते 2020-21 का। अब तो पता ही लग ही रहा है किसके कंटेक्स्ट में लॉन्च करा गया था। कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे इसको लॉन्च करा गया। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिपैट्रिएशन एफर्ट्स था ये। Over 60 lakh Indians brought back, over 100 countries involved। एयर इंडिया इन्वॉल्व हुई थी इसमें, प्राइवेट एयरलाइंस और इंडियन नेवी सब इन्वॉल्व थी इसके अंदर। तो सीधा क्या याद रखना है, वंदे भारत नाम से क्लियर हो रहा है। भारत के बंदों को, वंदे वंदे मतलब बंदों को हम क्या देते हैं, तेरी बंदी है, ये मेरी बंदी है, ऐसे बोल देते हैं, है ना। जनरली ऐसी बात होती है, ये तेरा बंदा है, ये मेरा बंदा है। तो वंदे भारत, भारत के बंदों को बचाने के लिए कोविड के टाइम पीरियड पे लॉन्च करा गया था वंदे भारत मिशन, ताकि लोगों को निकाला जा सके और दोबारा से उनको अपनी कंट्री के अंदर, देश के अंदर दोबारा से उनकी एंट्री करवाई जाए, सेफली अपने देश में लेके आया जा सके, जो हमारे अपने वर्ल्ड लेवल पे थे। और ऐसा अकेला इंडिया नहीं कर रहा था, हर कंट्री कर रही थी। जो 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 जिन जिन के बच्चे, जिन जिन के सिटीजन जिधर जिधर थे, उनको सेफली उनके अपने नेशन के अंदर लाया जा रहा था। नेक्स्ट आ गया ऑपरेशन समुद्र सेतु, नाम से क्लियर हो रहा है, समुद्र सेतु मतलब समंदर के अंदर से, है ना। तो समुद्र सेतु, अब लॉन्च पीरियड क्या था इसका, 2020। लर्न कैसे करें, डायरेक्ट लर्न करना पड़ेगा। समुद्र सेतु 2020 के अंदर डायरेक्ट लर्न करना पड़ेगा। इसका हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं, बट है ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट। पार्ट ऑफ वंदे भारत मिशन था ये भी, कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी ने कंडक्ट करा था, क्योंकि सेतु है और वो भी समुद्र के अंदर। तो समुद्र के अंदर जो एक्टिव होगी वो कौन होगी, इंडियन नेवी एक्टिव होगी। डन। नेक्स्ट आ गया इवैक्यूएटेड ओवर 4000 इंडियन फ्रॉम गल्फ एंड इंडियन ओशन कंट्रीज, वहां से निकाला गया। शिप्स INS जलाश्वा, INS मगर, ये दो हुए थे इन्वॉल्व। इनके अंदर से ही देखो, जलाश्वा मतलब जल से रिलेटेड है, तो नेवी आ जाएगी। दूसरी तरफ आ रहा INS मगर, तो मगर से क्या होता है, मगरमच्छ, तो मगरमच्छ की बात हो रही है ना, कहानी खत्म। नेक्स्ट आ जाओ ऑपरेशन राहत। राहत मतलब रिलीफ मिलना, बॉडी को रिलीफ मिलना। कब लॉन्च करा गया, 2015 के अंदर। कंटेक्स्ट येमेन सिविल वॉर। अब देखो, राहत नहीं है आजकल के मैन को, क्योंकि हर बंदा पैसे के पीछे भाग रहा है। तो एक एक बंदे की बात थोड़ी ना हो रही है। तो नंबर ऑफ मेल हैं, तो क्या वर्ड यूज करेंगे, मैन, है ना। तो मैन याद रख लो या मैन याद रख लो, जैसे मर्जी। और मैन से बन गया येमेन। येमेन सिविल वॉर, येमेन गृह युद्ध, ये चल रहा था उस टाइम पे। हमने लॉन्च करा ऑपरेशन राहत। इवैक्यूएट करा गया था 4600 प्लस इंडियन और 960 फॉरेनर्स को 41 कंट्री से। मल्टी मॉडल ऑपरेशन था। एयर एंड सी रूट, इसको इसके अंदर यूज करा गया लोगों को लाने के लिए। तो मतलब नेवी के थ्रू भी ऑपरेशन ये चला और एयरफोर्स के थ्रू भी ये ऑपरेशन चलाया गया। स्पेशल फ्लाइट जो थी वो भी इसके अंदर लॉन्च करी गई। पिक्चर क्लियर। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखो। सबसे पहले ऑपरेशन सिंधु, फिर ऑपरेशन गंगा, देवी शक्ति, और देवी शक्ति के साथ साथ जो था किसके लिए, कोविड पीरियड के लिए, उसका नाम क्या बताया, वंदे भारत। अब जरा देखिए फटाफट से इनको हम। सिंधु 2025 मिड जून के अंदर, किस चीज के लिए, ईरान के एरिया से अपने स्टूडेंट्स को निकालने के लिए यार। गंगा कितने साल की लड़की थी, 22 साल की। रेन से डर नहीं लगता था इसको, तो ऑपरेशन गंगा 2022 के अंदर, और रेन मतलब यूक्रेन, रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर ये लॉन्च करा गया। देवी शक्ति, श्री देवी कितने साल की थी, 21 साल की।
जब ये डांस करती थी कोई ताली नहीं बजाता था, बट ये खुद ताली बजाकर अपनी प्रेस कर लेती थी। तो 2021 ताली से बन गया तालिबान। तो तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था किसको? अफगानिस्तान को। तब लॉन्च करा गया हमारे लोगों को वहां से, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे सिटीजन्स को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति। उसके बाद कोविड पीरियड के अंदर लोगों को सेफली अपने घरों तक पहुंचाने के लिए लॉन्च करा गया वंदे भारत मिशन, जिसमें हमने सी रूट भी यूज करा। हमने जो हमारी नेवी थी वो भी एक्टिव रही, हमारी जो एयरफोर्स थी वो भी एक्टिव रही, सुपर एक्टिव रही, एक्टिव नहीं रही, सुपर एक्टिव रही। डन। चलो, कहानी हो गई कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आया हमारा ऑपरेशन मैत्री। मैत्री मीनिंग तो पता ही होगा आपको। ऑपरेशन मैत्री हम कहते हैं आप हमारे साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाएं। मैत्रीपूर्ण संबंध का मतलब क्या होता है? जहां पे हमारा एक अलायंस रहे। मतलब जैसे मेरे सामने मेरी फ्रेंड है तो मैंने उसको बोला कि चलो जी मैत्री का हाथ बढ़ाते हैं। फ्रेंडशिप, फिड्यूशरी रिलेशनशिप हम इसे बोल सकते हैं। मैत्री मीन्स फिड्यूशरी रिलेशनशिप, ये आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो ऑपरेशन मैत्री कब लॉन्च करा गया? 2015 के अंदर, 2015 के अंदर इसको लॉन्च करा गया। उसके बाद किसके कंटेक्स्ट में? नेपाल के अंदर आ गया था जी अर्थक्वेक। ह्यूमैनिटेरियन एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, 5000 इंडियन को रेस्क्यू करा गया। मेडिकल टीम गई, एनडीआरएफ गया, रिलीफ मटेरियल जो था वो उनको पहुंचाया गया। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ दो बातें आपने याद रखनी है। नाम क्या है? ऑपरेशन मैत्री। तो जिन कंट्रीज के साथ अब नेपाल है उसके साथ हमारे कैसे रिलेशन हैं? अच्छे फिड्यूशरी रिलेशनशिप हैं, मैत्रीपूर्ण रिलेशनशिप हैं। इसलिए जिस टाइम पे नेपाल के अंदर क्या आया था अर्थक्वेक, वहां से हमने सेफली लोगों को निकालने के लिए लॉन्च करा क्या? ऑपरेशन मैत्री। पिक्चर क्लियर? चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो, आप बोले कि इसको मैम लर्न कैसे करें? लर्न नहीं होगा, हो जाएगा बिल्कुल। क्या है? ऑपरेशन मैत्री है ना, तो एम से मैत्री हो गया। JKLMM, एम के बाद क्या आता है? एन ही तो आता है, तो बस हो गया नेपाल अर्थक्वेक। बस ऑपरेशन मैत्री। एम के बाद क्या आता है? एन आता है, नेपाल अर्थक्वेक। बस हो गया। टाइम पीरियड कब है? 2015 का टाइम पीरियड हो गया। नेक्स्ट आया हमारा ऑपरेशन सेफ होम कमिंग। नाम से क्लियर हो रहा है, ऑपरेशन सेफ होम कमिंग। अब लॉन्च कब करा गया? 2011 के अंदर। कैसे लर्न करेंगे? देखो, ये है ना बेटा होम, ये ऐसे लिखना है ना हमने, इसको हमने एच बना देना है। अब मान लो इसको हमने एच बनाना है, तो पहले ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर ये लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर इसके आगे मैं 2 0 लगा दूं तो श्योर है इस लाइन को हटा दो यहां से, और अगर ये लाइन बीच में से हट गई तो क्या बन गया? 2011 ही तो बन गया ना। डन। नेक्स्ट आ जाओ, सेफ होम कमिंग। तो होम के अंदर इसका साल छुपा हुआ है। एक ये हो गया, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, आगे लगा दो 2 0। तो 2011 के अंदर इसको लॉन्च करा गया। सिविल अनरेस्ट हो गया था लीबिया के अंदर। ठीक है, सिविल अनरेस्ट मतलब गृह युद्ध वाले हालात। सिविल अनरेस्ट हो गया लीबिया के अंदर, इवैक्यूएट करा गया 15,000 इंडियंस, यूज करा गया शिप्स को, स्पेशल एयर इंटर फ्लाइट्स को। तो अगर आप बोलें कि मैम ये भी याद करना है कि इवैक्यूएट कितने लोगों को करा गया और कितने इंडियंस थे, कितने फॉरेनर्स, नहीं, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। आपको 3 क्वेश्चन लर्न करने। कौन सा ऑपरेशन है, कब लॉन्च करा गया, किसके कंटेक्स्ट में लॉन्च करा गया, ये 3 क्वेश्चंस मस्ट हैं। डन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा ऑपरेशन सुकून। ऑपरेशन सुकून, सुकून, सुकून मतलब चैन की सांस, सुकून। नाम से देखो, एस सुकून, एस से 6, एस से सुकून, एस से 6। तो कौन सा 6? 2006 के अंदर हो गया। मैत्री किसके कंटेक्स्ट में? नेपाल के कंटेक्स्ट में। गंगा किसके कंटेक्स्ट में? रेन के कंटेक्स्ट में। तो रेन से क्या बन गया? रशिया यूक्रेन। मेरे साथ साथ रिपीट करो। उसके बाद आ गया ऑपरेशन सिंधु, किसके कंटेक्स्ट में? ईरान इजराइल वॉर के कंटेक्स्ट में ऑपरेशन सिंधु लॉन्च करा। वंदे भारत, भारत के बंदों को बचाने के लिए, किस टाइम पे? कोविड के टाइम के लिए, है ना, कोविड के टाइम पीरियड पे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? ऑपरेशन मैत्री मैंने बता दिया, नेपाल के अंदर।
ऑपरेशन सुकून, एस से सुकून, एस से सिक्स से बन गया 2006। कंटेक्स्ट क्या था? इजराइल लेबनान कॉन्फ्लिक्ट, ये पड़ गया था जी। इजराइल लेबनान कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इंडियन नेवी ने रेस्क्यू करा 2000 इंडियंस को एंड फॉरेन नेशनल्स को फ्रॉम बेरुत। कहां से? बेरुत से। तो कहानी खत्म। ऑपरेशन सुकून, दो ही बातें याद रखनी है, एस से सुकून, एस से सिक्स, किसके कंटेक्स्ट में? इजराइल लेबनान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। समझ गए जी? चलो जी, नेक्स्ट आ जाओ। कुवैत, कुवैत एयरलिफ्ट, कुवैत एयरलिफ्ट, इसमें ऑपरेशन नाम ही नहीं दिया गया। कब हुआ था लॉन्च? 1990 के अंदर। अब आप बोल रहे हैं कि इसको भी लर्न करवा दूं? नहीं, ये आपको डायरेक्ट लर्न करना पड़ेगा। कुवैत एयरलिफ्ट 1990 के अंदर। कंटेक्स्ट इसका गल्फ वॉर, इराक इन्वेजन ऑफ कुवैत, इराक इन्वेजन ऑफ कुवैत। तो इराक का इन्वेजन हुआ किस पे? कुवैत पे। एयरलिफ्टेड, अब देखो कितने इंडियंस को निकाला गया कुवैत से और वापस लाया गया कहाँ? इंडिया। क्योंकि आप ये देखो कि भारत के अंदर जहाँ जहाँ पे रूरल एरिया आपको नजर आता है, तकरीबन जहाँ जहाँ पे रूरल एरिया है, उस एरिया के अंदर के लोग तकरीबन जाते कहाँ हैं? कुवैत जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कुवैत जाते हैं। तो अगर कुवैत जा रहे हैं तो इट मीन्स जो लोग अगर कुवैत जा ही रहे हैं तो इट मीन्स क्या है कि रूरल एरिया का बहुत सारी पॉपुलेशन कुवैत वाले एरिया के अंदर बसी हुई है। और मतलब लोगों को जल्दी कहीं अगर मतलब नहीं जाना ना तो जनता कुवैत ही जाती है। रूरल एरिया के लोग तकरीबन कुवैत जाते हैं। तो सोचो कितने इंडियंस को निकाला गया है। नंबर ही देख लो कितना बड़ा नंबर है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिविलियन इवैक्यूएशन बाय एयर माना गया और जिसको रिकॉर्ड के अंदर भी दर्ज करा गया, वो भी गिनीज बुक रिकॉर्ड के अंदर दर्ज करा गया है। किसको? कुवैत एयरलिफ्ट को। तो कुवैत के ऊपर कब्जा कर रहा था कौन? इराक। इस चक्कर में हमने वहां से सेफली अपने इंडियंस को निकाला। कौन सा टाइम पीरियड है बेटा? 1990 का टाइम पीरियड है। ये आपको डायरेक्ट लर्न करना पड़ेगा। तो इन पूरे के पूरे 9 ऑपरेशन में से आई थिंक आपको 1 या 2 मैंने आपको दिए हैं डायरेक्ट लर्न करने को। ऑपरेशन गंगा, 22 साल की लड़की, रेन से डर नहीं लगता, तो रेन से रशिया यूक्रेन वॉर आई थिंक हो चुका है आपको। उसके बाद आ जाओ ऑपरेशन देवी शक्ति। श्रीदेवी कितने साल की लड़की? 21 साल की। हाथ से खुद ताली बजा ली है तो ताली मतलब तालिबान कर रहा था टेक ओवर किसके? अफगानिस्तान को। वंदे भारत, कोविड-19 भारत के बंदों को बचाने के लिए। कौन सा टाइम पीरियड था? 2021 का। पता ही हमें कोविड वाला टाइम पीरियड था। नेक्स्ट आ गया ऑपरेशन समुद्र सेतु। पता लगी रहा अगर समुद्र सेतु है तो इंडियन नेवी ने करा है और इसमें ये वंदे भारत का ही पार्ट था समुद्र सेतु। नेक्स्ट आ जाओ ऑपरेशन राहत। राहत की सांस आज की डेट में किसी मैन को नहीं है। मैन को कमाना भी है, मैन को अपनी वाइफ को भी खुश रखना है, मैन को अपनी गर्लफ्रेंड को भी खुश रखना है, अपनी फैमिली को भी देखना है, अपना जॉब भी देखना है। तो मैन को राहत बिल्कुल नहीं है। मैन ऐसा मानता है, लेकिन हम अलग बात है, हम लेडीज ऐसी बातें नहीं मानती है। हमें लगता है हम ज्यादा काम करती हैं, बंदों को काम तो होता ही नहीं। इन्होंने सिर्फ ऑफिस जाना है, घर का खाना बनाना है नहीं। लेकिन हम लोगों को क्या होता है, हमने खाना भी बनाना है, हम बच्चों को भी देखें, खाना भी बनाएं, ऑफिस भी देखें, अपना पर्सनल काम भी देखें, हस्बैंड को भी देखें, इन लॉज को भी देखें, सब कुछ देखें, क्या क्या देखें, है ना ऐसा। लेकिन राहत ना आज की डेट में मेल को है ना फीमेल को है। तो अब भूलना नहीं है, राहत नहीं है। मैन को ऐसा लगता है कि उसको राहत नहीं है, तो मैन से बन गया मैन, मैन से बन गया येमेन सिविल वॉर के अंदर। नेक्स्ट आ जाओ ऑपरेशन सेफ होम। सेफ होम एच लिखा हुआ है तो 2011 के अंदर, और कहां पे भाई? लीबिया के अंदर। कहां पे? लीबिया के अंदर। अब देखो इसको आप कैसे लर्न करेंगे? सेफ होम ना, अब देखो बेटा, होम के अंदर हम लोग क्या करते हैं? लिविंग लोग तो रहते हैं, नॉन लिविंग चीजें भी तो रहती हैं, लेकिन नॉन लिविंग चीजों के अंदर मैं कहूं मेरे रूम के अंदर एसी लगा हुआ है और मेरे रूम के अंदर एक बड़ा अच्छा बेड है, बट मैं रहती नहीं वहां पे, तो क्या मैं उस चीज का सुख ले पाऊंगी? नहीं ले पाऊंगी। तो इट मींस अगर ऐसा नहीं है तो वो नॉन लिविंग चीजें मेरे लिए मायने रखती नहीं है। तो आप देखो होम की वैल्यू तब है अगर उसके अंदर लिविंग लोग रह रहे हैं। तो लिव से बना दो लिविया, अलग बात है LIV आएगा ना कि LIV विक्ट्री आएगा। बट मैंने आपको कंटेक्स्ट बताया कि लर्न कैसे करा जा सकता है, ताकि
आपको यूं ना लगे कि आए हाय कितना लर्न करना है। ऑपरेशन सुकून, एस से सुकून, एस से 6, तो 2006 के अंदर लॉन्च करा गया। इजराइल, लेबनान, ये मैंने आपको डायरेक्ट बोला बेटा, इसको डायरेक्ट लर्न करना पड़ेगा आपको। कुवैत एयरलिफ्ट, इराक ने कब्जा करने की कोशिश करी, किसके ऊपर कब्जा कर लिया था? कुवैत के ऊपर। इसलिए अपने कुवैत के अंदर जितने हमारे लोग गए हुए थे उनको सेफली वहां से निकालने के लिए 1990 के अंदर लॉन्च करा गया था कुवैत एयरलिफ्ट। डन हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट आया अब हमारे पास जियोग्राफिकल ओवरव्यू ऑफ ईरान, क्योंकि बेटा ईरान इजराइल वॉर चल रही है, हमें पूरा डेप्थ में जाना पड़ेगा, पूरी इसकी हिस्ट्री निकाल के लेके आनी पड़ेगी, हिस्ट्री से लेके करंट डेट तक जितना सिनेरियो है वो हमें निकालना पड़ेगा। कोशिश मेरी जो है वो ये है कि आज हम इसका जियोग्राफिकल जो व्यू है पहले हम वो देख लें, आने वाले टाइम के अंदर इस लेक्चर को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। अच्छा, जियोग्राफिकल ओवरव्यू क्या है ईरान का, पहले हम वो देखते हैं। सबसे पहले कॉन्टिनेंट कौन सा? एशिया, उसके अंदर से वेस्ट एशिया पार्ट जो कि मिडल ईस्ट के अंदर। कैपिटल है इसकी तेहरान, तहरेन बोला जाता है वैसे, तो कैसे याद रखेंगे? देखो बोल के देखना जरा, ईरान, ईरान तेहरान, ईरान तेहरान, मिलता जुलता है ना, राइम सेम जा रहा है। ईरान तेहरान, अब भूलना नहीं है, ईरान तेहरान, ईरान तेहरान, ठीक है। तो कैपिटल क्या हो गई? तेहरान, ठीक है। एरिया करने की जरूरत नहीं है, 18th लार्जेस्ट एरिया है इसका वर्ल्ड लेवल पर, ईरान की बात हो रही है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बॉर्डर एरिया की बात करें, नॉर्थ में देखेंगे हम, साउथ में देखेंगे हम, ईस्ट में देखेंगे हम, वेस्ट में देखेंगे, फिर देखेंगे कौन कौन सी वाटर बॉडी से इसको कवर करा गया है। तो सबसे पहले तो बेटा 4 डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, यही 4 डायरेक्शन है ना, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट। हाँ, अलग बात है जब आप रीजनिंग पढ़ेंगे तो वहां पे आप डायरेक्शंस को और डिवाइड होते देखेंगे, बट जो मेजर डायरेक्शंस हैं वो ये 4 हैं, और इन्हीं 4 डायरेक्शन से मिलकर एक वर्ड बना है जिसे हम बोलते हैं न्यूज। ओके, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, दैट्स व्हाई हमने बोला समाचार हमें मिलते हैं, इसलिए समाचार को इंग्लिश वर्ड दिया गया न्यूज। ओके, अब हम देखेंगे अगर यहां पे ईरान है तो ईरान के नॉर्थ में क्या है, ईरान के साउथ में क्या है, ईरान के वेस्ट में क्या है, ईरान के ईस्ट में क्या है, अब हमने ये देखना है। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी मैप की। अब देखा जाए, आपको जो वाटर बॉडीज दिख रही हैं, कैस्पियन सी दिख रहा है, ये रह गया ना बेटा ईरान, ये आ गई इसकी कैपिटल तहरीन, ईरान की कैपिटल तेहरान या तहरीन, कुछ भी बोल लो। कैस्पियन सी, ये हो गई फर्स्ट वाटर बॉडी। तो मतलब कौन कौन सी वाटर बॉडीज ने कवर कर रखा है किसको? ईरान को। तो इधर आ गया कैस्पियन सी, इधर आ गया पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ के साथ ये देखो दिख रही है आपको गल्फ ऑफ ओमान, क्या दिख रही है? गल्फ ऑफ ओमान। तो जरा हाँ ऐसे देखो आप, अब देखो गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ और ऊपर क्या है? कैस्पियन सी। समझ गए? अब आपने लर्न कैसे करना है, देखो ये ईरान है ना, दिमाग के अंदर पिक्चर बिठा लो कि ये आ गया जी ईरान। अब ईरान अगर आ गया तो इधर से इधर तक ऐसे जो वाटर बॉडीज कवर कर रही हैं उसमें सीपीओ, सीपीओ। अब सीपीओ को अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जिस तरह से मैंने करा है, तो मैं इस टाइम पे आपकी क्लास अगर चंडीगढ़ से ले रही हूं तो मैंने इसको चंडीगढ़ से ही डिफाइन करा था, चंडीगढ़ पुलिस ऑफिसर। ठीक है, चंडीगढ़, सी से चंडीगढ़, पी से पुलिस, ओ से ऑफिसर। चंडीगढ़ पुलिस ऑफिसर ने घेरा हुआ है किसको? ईरान को। अब नहीं भूलेंगे आप। तो ऐसे करके आपका ये एरो बन गया, सी से आ गया बेटा कैस्पियन सी, इधर आ गया आपका पर्शियन गल्फ, इधर आ गया ओमान, गल्फ ऑफ ओमान। अब एक और चीज बहुत जरूरी है, आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि ये वाला पार्ट हम पीछे पढ़ के आए थे, बट मैं वहां पे कोरिलेट करूंगी, सिर्फ कंटेक्स्ट नहीं पूरा बताऊंगी। आपको यहाँ पे ये स्ट्रेट दिख रही है, जो नोट्स आपको शेयर करे गए होंगे उसके अंदर भी आपको दिखेगा हॉर्मुज स्ट्रेट। कौन सी? हॉर्मुज स्ट्रेट। ट्रेड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेट मानी जाती है ये हॉर्मुज स्ट्रेट। तो ईरान है,
ईरान को 3 तरफ से कवर कर रहा है। चंडीगढ़ पुलिस ऑफिसर का एक बंदा, ऊपर आ गया कैस्पियन सी जो कि एक वाटर बॉडी है, इधर आ गया पर्शियन गल्फ वाटर बॉडी है, इधर आ गया गल्फ ऑफ ओमान जो कि एक अगेन वाटर बॉडी है, और पर्शियन गल्फ और ओमान के बीचों बीच यहां पे इस जोन में आपको मिलेगा एक स्ट्रेट कौन सी? हॉर्मूज स्ट्रेट, जो कि काहे के लिए इंपॉर्टेंट है, किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? आंसर ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। पिक्चर क्लियर? चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब बात करते हैं, ये 3 तो चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं भाई, अगर ये ईरान है तो ये इसका नॉर्थ हो गया, ये इसका साउथ हो गया, ये इसका वेस्ट हो गया, ये इसका ईस्ट हो गया। अब देखना जरा क्या क्या नजर आ रहा है। तुर्कमेनिस्तान, ये तो आपको इस जोन में नजर आ रहा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। अब देखो जरा ईस्ट के अंदर 2 ही तो नजर आ रहे हैं ना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, प्रूव हो गया मैप से। ईरान इधर है तो इधर आ गया अफगानिस्तान, फिर आ गया पाकिस्तान। तो किस डायरेक्शन में है ये? ईस्ट डायरेक्शन में। तो ईरान के ईस्ट में आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है? अफगानिस्तान, फिर मिल रहा है पाकिस्तान ईरान के ईस्ट में। अब आ जाओ ईरान के नॉर्थ में, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, 3 चीजें मिल रही हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान। तो देखो अब ईरान के नॉर्थ में, अब ऊपर वाला मैप यहां पे हमें शो नहीं हो रहा, तो कहने का मतलब है क्या हो गया? तुर्कमेनिस्तान, फिर अजरबैजान, आर्मेनिया। तो आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारा आपको किस डायरेक्शन में मिल रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में मिल रहा है, ईरान के नॉर्थ में मिल रहा है। क्या क्या? आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान आपको इधर दिख रहा है। अब आ जाओ, नेक्स्ट आ गया हमारा वेस्ट डायरेक्शन, टर्की और इराक। तो देखिए जी, वेस्ट में टर्की, सीरिया, इराक, सब कुछ ईरान के किस डायरेक्शन में है? वेस्ट डायरेक्शन में, टर्की, सीरिया, इराक। पिक्चर क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ गया साउथ के अंदर, ऑलरेडी हम कर चुके, वेस्ट हमारा। अब वेस्ट हो गया टर्की और इराक, टर्की, इराक और सीरिया, ये सारे वेस्ट में आ गए। वाटर बॉडीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, कैस्पियन सी, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। बीच में क्या बता दिया? हॉर्मूज स्ट्रेट बता दिया। अब जरा यहां पे आओ आप, अब देखो इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? ये है बेटा ईरान, है ना? देखा जाए तो ये देखो, ये आपका तुर्कमेनिस्तान, ये आपका आर्मेनिया, ये है आपका अजरबैजान। शायद से यहां पे प्रॉपर डिफाइन ना हो, बट आपको नोट्स मिले हैं, नोट्स के अंदर मैप को शो करा गया है, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो ईरान के नॉर्थ में ये आ गया, साउथ में हम कर चुके, ईस्ट में हम कर चुके, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इधर हमने कर लिया क्या क्या? टर्की कर लिया, और टर्की के साथ साथ एक और चीज बताइए आपको, सीरिया। क्या? सीरिया बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। टर्की हो गया, सीरिया सबसे इंपॉर्टेंट जगह है। ये तो मतलब आप ये लगा लो, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट तो वैसे ही चलते रहते हैं। और इधर क्या आ गया हमारा? इराक। तो आई थिंक सारी पिक्चर आपको क्लियर है। ईरान के बैकग्राउंड के अंदर जाना बेटा जरूरी है। अब ये देखो, हम लोग क्या बोल रहे हैं? गल्फ ऑफ ओमान ना, यही बोला ना मैंने आपको। दूसरी तरफ मैंने क्या बोला आपको? पर्शियन गल्फ। इनके बीचों बीच मैंने आपको बोला क्या मिलेगा आपको? एक स्ट्रेट, जो कि ट्रेड के लिए बड़ा फेमस है। नाम क्या है इसका? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। क्या नाम है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। पिक्चर क्लियर? आगे बढ़े, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हो गया, ट्रेड के लिए फेमस है। अब इस चीज का ध्यान रखना है, अब आगे हमें अब काम आएगा। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्ट्स हम देखते हैं ईरान के। ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। भाई ये इसका पूरा नाम है। इससे हमें क्या पता चल रहा है? इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, ये इसका फुल नेम है। और कैसा? ऑफिशियल नेम है। गवर्नमेंट का टाइप क्या है यहाँ पे? तो थियोक्रेटिक रिपब्लिक, ये गवर्नमेंट का टाइप है यहाँ पे। पार्लियामेंट, मजलिस, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे लगाओ 5 स्टार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्लियामेंट का, कैसे याद रखेंगे? देखो ईरान के लोग हैं, अब ईरान के लोग हैं तो कैसे याद करेंगे
कि आई से ईरान है, आई से इस्लामिक कंट्री है। देखा जाए तो आप आज की डेट में देखो, गवर्नमेंट चाहे किसी भी कंट्री की है भाई, मजे लेती है कि हम लोग जो हमारे डिविजन्स हैं रिलीजन के बेस के ऊपर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में इनके अंदर कुछ ना कुछ हम क्या करें, इनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चीज करें कि जिसकी वजह से हिंदू के मैं हिंदू, मुसलमान के मैं मुसलमान हूं। अब आगे से किसी ने बोल दिया, कहते जो इजराइल है ना, उसने बोला, कहता मैं तो ना एक माचिस की मैच स्टिक लेकर, एक माचिस की तिल्ली मतलब मैच स्टिक, वो जो मैच स्टिक बॉक्स होता है, सबने आपने देखा होगा, माचिस की डिब्बी, उसके अंदर से वो तिल्ली निकलती है जिससे हम आग लगाते हैं। इजराइल कह रहा है ईरान को, मैं तो एक माचिस की तिल्ली लेके यूं आग लगाऊंगा और तेरे ऊपर ईरान ऐसे फेंक दूंगा, देखियो तू कैसे उड़ेगा। माचिस की तिल्ली से उड़ जाएगा। कौन कह रहा है? इजराइल कह रहा है। तो पार्लियामेंट के अंदर कौन होते हैं? पार्लियामेंटेरियंस। इनकी बातें क्या माचिस की तिल्ली से कम होती हैं? आग लगाने वाली बातें तो होती हैं, कभी इसको कुछ कही जो, कभी उसको कुछ कही जो, एक दूसरे को आग ही लगाते रहते हैं 24 घंटे। तो माचिस की तिल्ली की तरह ही काम करते हैं। कौन? आंसर पार्लियामेंटेरियंस। तो पार्लियामेंट, ईरान की पार्लियामेंट का नाम क्या है बेटा? मजलिस। और भारत की पार्लियामेंट का नाम बताओ। अब ये ना बोला नहीं मैम भारत की पार्लियामेंट तो भारत ही है, संसद है, याद रखना है, समझ गए? संसद है। इसी तरह से जापान की पार्लियामेंट कैसे लर्न करनी है? जापान के लोगों की डाइट बहुत अच्छी है। क्या अच्छी है? जापान के लोगों की डाइट बहुत अच्छी है, ऐसे लर्न करना है। तो जापान के लोगों की डाइट बड़ी अच्छी है। और संसद किसका हो गया? भारत की। जो पार्लियामेंट है उसको नाम संसद दिया गया। तो आप ये बोले नहीं मैम हिंदी में संसद, इंग्लिश में पार्लियामेंट। हाँ जी बिल्कुल, हिंदी जो भारत की पार्लियामेंट है उसको पहली बात तो संसद ही नाम दिया गया, कहीं पे पार्लियामेंट वर्ड ही नहीं है। ऑफिशियल नेम जो भारत का वो है हमारी पार्लियामेंट का, उसको हम संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट जरूर कह सकते हैं, बट पार्लियामेंट वर्ड नहीं लिखा गया। जब हम स्ट्रेटेजी के पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा जाता है कि भारत की पार्लियामेंट इज इक्वल टू संसद। ओके। जापान की डाइट, माचिस की तीली लगा के सारा कुछ स्वाहा कर दूंगा। कौन कह रहा है? इजराइल। किसको कह रहा है? ईरान को कह रहा है। हो गया मैचलिस। नेक्स्ट आ जाओ, करेंसी, ईरानियन रियाल। अब देखो ईरान, IRAN, ईरान, आई से ईरान, आई से ईरानियन रियाल। रियाल जो है वो यहाँ की करेंसी है, पता ही है हम सब लोगों को, मेरे को लगता नहीं है कि बताने की जरूरत होगी क्योंकि आप लोगों को इतनी नॉलेज तो होगी बेटा। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो भाई पर्शियन, पर्शियन लैंग्वेज। आपने देखा भी होगा इंडियन हिस्ट्री के अंदर हमारे यहाँ पे कई इन्वेडर्स आए, मुस्लिम इन्वेडर्स आए। तो मुस्लिम इन्वेडर जितने भी आए वो तकरीबन एक लैंग्वेज अपने साथ लेकर आए हैं, जिस लैंग्वेज को हम नाम देते हैं पर्शियन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? पर्शियन लैंग्वेज। तो पर्शियन को हिंदी में क्या बोलते हैं? फारसी लैंग्वेज। क्या क्या पढ़ लिया? ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। उसके बाद हमने पढ़ा गवर्नमेंट, थियोक्रेटिक गवर्नमेंट है यहाँ की। पार्लियामेंट का नाम माचिस की तीली से मजलिस हो गया। करेंसी रियाल हो गई, ईरानियन रियाल हो गया। और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो गया? पर्शियन हो गया। किसकी? ईरान की बात हो रही है। अगर हम देखें इकोनॉमिक ओवरव्यू देखें ईरान का, तो मेजर इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे ऑयल एंड गैस। तभी तो बोला गया माचिस की एक तीली फेंकेंगे तुम्हारे ऑयल एंड गैस प्लांट्स के अंदर पूरी स्वाहा हो जाएगी, इसीलिए तो बोला गया। तो ऑयल एंड गैस सबसे ज्यादा, उसके बाद पेट्रोकेमिकल्स, फिर माइनिंग। बेटा माइनिंग करेंगे तभी तो पेट्रोकेमिकल्स को डिराइव करेंगे। पेट्रोकेमिकल्स का मतलब क्या है? पेट्रोकेमिकल्स का मतलब है जहां जहां से हम डिराइव करें क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। कच्चा तेल निकल रहा है तो इट मींस नैप्था भी निकलेगा। ये नैप्था क्या होता है? ये नैप्था वो होता है जो आप घरों के अंदर, आपने सुना होगा हमारी मदर लोग जितने भी कपड़े हमने विंटर्स के रख दिए अभी सारे के सारे, उन सारे कपड़ों के अंदर ना मम्मा नैप्थलीन बॉल्स डाल देती हैं। नैप्थलीन बॉल्स, जिसको आप देसी लैंग्वेज के अंदर, हमारी पंजाबी में, पहाड़ी में तो ऐसे मतलब बोला जाता है, क्या बोला जाता है, किसकी बॉल्स बोली जाती हैं यार? फिनोल दी गोलियां पा दो जी कपड़ियां दे विच, फिनोल दी गोलियां पा दो, फिनोल दियां गोलियां पा दो। फिनोल मतलब नैप्था, नैप्थलीन बॉल्स उसको बोला जाता है। अच्छा, उसके बाद LPG, ये भी तो यहीं से डिराइव होती है। उसके बाद CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सारे के सारे कहां से डिराइव होते हैं? और तो और आपका वैसलीन, पेट्रोलियम जेली,
जो आप हाथों पे बड़े अच्छे से लगाते हैं, वो क्रूड ऑयल होता है ना, उसके ऊपर लेयर बिछी होती है उस चीज की, समझ गए? मतलब जैसे दूध के ऊपर मलाई होती है ना, दूध इज इक्वल टू क्रूड ऑयल, उसके ऊपर मलाई इज इक्वल टू जेली एक होती है, उसी जेली को वैसलीन पेट्रोलियम जेली, वैसलीन नाम दे दिया है उसको ब्रांड का, अदरवाइज वो होती पेट्रोलियम जेली है। समझ आ गई बात? इसीलिए तो नाम पेट्रोलियम जेली है, पेट्रोल के ऊपर वो मलाई की तरह जेली सी बिछी होती है। तो ये हो गए पेट्रोकेमिकल्स। और ये कब निकलेंगे जमीन के अंदर से या पानी के अंदर से? जिस टाइम पे माइनिंग करवाई जाएगी, तो तकरीबन जो हमारा ओशन एरिया है वहां से सबसे ज्यादा पेट्रोकेमिकल्स निकलते हैं, तो माइनिंग तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए मेजर इंडस्ट्रीज क्या क्या हो गई? वही जिसपे आग लगाने से एकदम से आग फैल जाए, तो ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स, माइनिंग, ये सारी चीजें हो गई मेजर इंडस्ट्रीज के अंदर। नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो गए? तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं भाई, ऑयल के, गैस के, कॉपर और आयरन नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ओपीईसी का मेंबर क्या है? क्या है ये मेंबर ओपेक का? आंसर यस। कौन? ईरान है मेंबर। जीडीपी इनकी नॉमिनल कितनी है? हमें कोई लेना देना नहीं, इसको भाड़ में जाने दो, सिर्फ गो थ्रू करो। नेक्स्ट आ जाओ, मेजर एक्सपोर्ट पार्टनर इसके कौन कौन से हैं? ये इंपॉर्टेंट है, चाइना, इंडिया और यूएई एक्सपोर्ट पार्टनर, जिनको ये एक्सपोर्ट करता है क्या? अपने ये जो निकल रही हैं इनके सारी चीजें, ये एक्सपोर्ट, जो मेजर एक्सपोर्ट पार्टनर्स हैं वो कौन कौन से हैं? चाइना, इंडिया और यूएई। नेक्स्ट आ जाओ, कल्चरल हाइलाइट्स की बात करें हम इसकी, तो सबसे पहले इस्लाम, शिया मेजॉरिटी यहां पे आपको मिलेगी। अब जो मोहम्मडन्स हैं उसमें आपको दो कैटेगरीज देखने को मिलती हैं। एक कैटेगरी हमारी क्या होती है? शिया मुस्लिम, दूसरे होते हैं हमारे सुन्नी मुस्लिम। तो सुन्नी मुस्लिम और दूसरे कौन से? शिया मुस्लिम। तो शिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम में से यहाँ पे जो ज्यादा मुस्लिम हैं वो कौन से हैं? शिया मुस्लिम हैं। कहाँ? ईरान। अब इसके अंदर से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं, कुछ कौन कौन सी हैं? परसेपोलिस, गोल्डस्टैन पैलेस, नक्श ए जहान स्क्वायर, बाम सिटाडेल, फेस्टिवल कौन से? नौरोज। नौरोज मतलब 9 डेज तक चलने वाला फेस्टिवल, 9 रोज चलता है, 9 रोज तक मतलब 9 दिन चलता है, तो 9 डेज तक चलने वाला फेस्टिवल इज इक्वल टू नवरोज। पर्शियन न्यू ईयर का जिस दिन न्यू ईयर का फर्स्ट डे होता है, ये उस दिन से स्टार्ट हो जाता है और पूरे कितने दिनों तक चलता है? 9 दिनों तक चलता है। और दूसरा कौन सा? अश्यूरा। अब देखो ये हम कौन कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कर ली? आप बोलो कि इंपॉर्टेंट है? यस, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बेटा मेंशन करी गई है। परसेपोलिस, देखो कैसे मैंने जैसे लर्न करा वैसे देख लो लर्न करके। मेरे पास है एक पर्स, पर्स में मैंने डाल दिया अपना गोल्ड। अब जो गोल्ड है ना, जहां गोल्ड होता है भाई उसको छुपा छुपा के रखना पड़ता है, तो मैंने किसमें छुपा दिया? एक ना झंडू बाम की बोतल ले ली मैंने, उसमें छुपा दिया अपना गोल्ड। समझ गए? लेकिन अलग बात है, एयरपोर्ट पे तो झंडू बाम की बोतल में से भी निकाल लेंगे वो। आपने देखा होगा वो डेट्स लेके गए थे, खजूर, खजूर के अंदर लोग दुबई से छुपा छुपा के लेके आ रहे हैं गोल्ड, तो वहां तो निकल ही जाएगा। अब मैंने लर्न कैसे करा है? मेरे पास एक पर्स है, मैंने उस पर्स में एक बाम की बोतल रखी, बाम की बोतल जहां रखी है उस बाम की बोतल के अंदर ही मैंने डाल दिया गोल्ड। हो गया पर्स से, हो गया परसेपोलिस, गोल्ड से हो गया गोलिस्टेन, गोल्ड नहीं है गोलिस्टेन पैलेस है, जहान से हो गया नक्शे जहान, बाम हो गया बाम सिटाडेल। तो ये 4 हो गए। ऑप्शन देख के आपको बेटा लर्न दिमाग में आ जाएगा, ऑप्शन देके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये हैं, तो याद रखना है। तो मेरे पास क्या है? एक पर्स है, पर्स में मैंने गोल्ड रखा हुआ है, जहां मैंने गोल्ड रखा है वहां मैंने एक छोटी सी बाम की बोतल रखी है, उस बाम की बोतल के अंदर, उस कंटेनर के अंदर मैंने अपना वो गोल्ड चेन छुपा के रखी है ताकि कोई उड़ा के ना ले जाए। नेक्स्ट आ जाओ, स्ट्रेटेजिक जो इंपॉर्टेंस है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मैंने आपको बोला था है ना, ये आएगी आगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है कहां पे? इसका लोकेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये देखो, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के इन बिटवीन आपको नजर आ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो होगा ये आपको काहे के लिए लर्न करना है? ऑयल शिपिंग रूट है, इसीलिए मैंने बोला ट्रेड के पर्पज से यूज करा जाता है। तो जिस चीज को वो प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा उसी को तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा जाएगा। इंपोर्ट तो क्यों ही करेंगे, इनके पास अपने पास कमी थोड़ी ना है, एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट आ गया हमारा जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है?
लिंक मिडल ईस्ट विद सेंट्रल एंड साउथ एशिया। तो ईरान जो है उसकी अगर हम वर्ल्ड मैप के ऊपर लोकेशन देखें तो ईरान का कहते हैं जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ईरान की क्या है, तो कहते हैं ईरान एक ऐसी एरिया है जो कि लिंक कर देता है मिडल ईस्ट को सेंट्रल और साउथ एशिया के अंदर। हम ऑलरेडी मैप के अंदर ये देख चुके हैं। नेक्स्ट आ जाओ, न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करें, सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल नेगोशिएशंस। कहने का मतलब है जब भी कोई ट्रीटी साइन होनी है तो अगर इंटरनेशनल एसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो इट मींस इंटरनेशनल एसोसिएशंस मिलकर नेगोशिएट करती हैं कि भाई इतने में आपने हमें इतना देना, ये हम ट्रीटी कर रहे हैं, इतने बिलियन इतने ट्रिलियन की हम ट्रीटी कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आपने इतने सालों तक हमें जो ये प्रोडक्शन देनी है आप हमें इस चीज को एक्सपोर्ट करोगे, वो ट्रीटी के ऊपर डिपेंड करता है और नेगोशिएशन के साथ ही सारी बात करी जाती है। नेक्स्ट आ गया हमारा अबाउट द न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ ईरान। द IAEA warns that Iran is now the only nuclear weapon state producing such material, calling it a serious concern। अगेन न्यूज आर्टिकल है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा शुरू हो गया, बाकी पूरा हमने ईरान का, क्योंकि देखो पूरे 1 महीने से यही चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट, 110% यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, इसलिए ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर। समझ गए? तो हमें टेंशन किसी बात की नहीं लेनी, बस इतनी बातें ध्यान में रखनी है, जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिविजन करना मस्ट है। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ। The IAEA report confirms that Iran didn't declare nuclear material and activities at 3 sites, Levison, Shian, Waramin or Turkuzabad. These locations were part of an undeclared nuclear program active until the early 2000s. The report comes ongoing US-Iran talks over a possible nuclear deal. News article ही है बेटा ये। अब यूरेनियम एनरिचमेंट जो है हम जरा वो देख लेते हैं ईरान का। यूरेनियम एनरिचमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द यूरेनियम 235 आइसोटोप इन नेचुरल यूरेनियम। बहुत खतरनाक है ये यूरेनियम 235। इस यूरेनियम 235 का यूज बेटा होता है कहाँ? न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर होता है। यूरेनियम आपने छोटे होते हम लोग 5th या 6th क्लास में पढ़ते थे, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, यूरेनियम 239 न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर इनको यूज करा जाता है, लेकिन उनमें से सबसे जरूरी यूरेनियम 235 है। It is done to make it suitable for use as fuel in nuclear reactors or at higher enrichment levels in nuclear weapons. Natural uranium composition. Natural uranium consists mostly of U-238 99.3 and only 0.7 U-235, मतलब U indicates uranium 235, U indicates uranium 238, U-35 is फिजिबल, ये टूटने के लायक, फिजिबल मीनिंग इट कैन सस्टेन अ न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, इसके अंदर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन हो सकती है इसकी वजह से, और यूरेनियम 238 जो है वो नहीं। फिजिबल का मतलब है कि जो आपके यूरेनियम 235 है, चेन रिएक्शन कब होती है? एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, एक होता है न्यूक्लियर फिजन। फ्यूजन का मतलब जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मर्ज होकर हीलियम बनाते हैं। सन के कोर के अंदर हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मर्ज होकर क्या बनाएंगे? हीलियम। हीलियम कहाँ बनाएंगे? कोर के अंदर। कोर किसका? सन, जिसकी वजह से सन को क्या मिलती है? एनर्जी, और उसी एनर्जी को से वो हमें एनर्जाइज करता है, उस एनर्जी से प्रोड्यूस क्या होती है? लाइट। इसीलिए हम फ्यूल ऑफ फ्यूचर को नाम दे देते हैं कि फ्यूल ऑफ फ्यूचर कौन है? आंसर हाइड्रोजन फ्यूल ऑफ फ्यूचर है, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं। अब ये देखो दोनों चीजें क्या हुई है? फ्यूज हुई है ना, तो इसको हम बोल देते हैं कौन सी रिएक्शन? न्यूक्लियर फ्यूजन। एक होती है न्यूक्लियर फिशन। फिशन मतलब ब्रेक होना, जब एटम्स ब्रेक होते हैं तो ब्लास्ट बड़ा तगड़ा होगा, डिस्ट्रक्शन ज्यादा होएगी, तभी तो हम उसको कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स हैं भाई। न्यूक्लियर वेपन्स है तो श्योर है कि वहां पे एनर्जी को लिबरेट इस तरीके से करा जाएगा कि सब कुछ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ये क्या बात बोली गई इसके आर्टिकल के अंदर? हमने क्या पढ़ा? यूरेनियम 235 जो है वो फिजिबल है, मीनिंग इट कैन सस्टेन अ न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, इससे हो सकती है, लेकिन यूरेनियम 239 यूरेनियम 238 इसको नहीं कर सकता। नेक्स्ट आया एनरिचमेंट लेवल्स, हम देखते हैं जरा।
लो एनरिच्ड यूरेनियम मतलब LEU 3 से लेके 5% यूरेनियम 235 यूज करा जाता है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स के अंदर। 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर यूज होता है क्या U235? आंसर यस। नेक्स्ट आ गया वेपन ग्रेड यूरेनियम 90% और मोर U235 यूज्ड इन न्यूक्लियर बॉम्ब्स। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर यूरेनियम 235 का हमने रोल बता दिया, 3 से 5% का यूज होता है। वेपन ग्रेड यूरेनियम जो वेपन्स बनते हैं जो यूरेनियम ग्रेड के होते हैं 90% और मोर यूरेनियम 235 यूज होता है इसके अंदर। तो सोचो डिस्ट्रक्शन कितना तगड़ा होगा। नॉन proliferation concern, uranium enrichment is closely monitored because it can be used for both peaceful energy and military weapon purpose। उसके बाद आया अब हमारे पास जो इस आर्टिकल के अंदर से बनेंगे क्वेश्चंस। अब हम करेंगे उन क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले यहां से होते हैं स्टार्ट हमारे क्वेश्चंस। IAEA की फुल फॉर्म इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या बन गया? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब IAEA इज एन इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है पहली बात, जो कि प्रमोट करता है कि पीसफुल यूज करा जाए न्यूक्लियर एनर्जी का और रोका जाए इसके यूज को मिलिट्री पर्पस के लिए, जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स को भी इनहिबिट करा गया है। समझ गए? ताकि उसका गलत यूज ना हो सके, मिस यूज ना करा जा सके। इसे एस्टैब्लिश करा गया 1957 के अंदर। वर्ल्ड के लिए एटम फॉर पीस माना जाता है इसको, इस ऑर्गेनाइजेशन को विद द UN। It reports to the both UNGA, United Nations General Assembly. UNGA means United Nations General Assembly and UNSC. Its headquarter at the UN office at Vienna. है कहाँ? वियना, ऑस्ट्रिया। The IAEA has 178 no यहां पे करो 180 मेंबर स्टेट, इंडिया बीइंग वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ इट। तो एट प्रेजेंट कितने हैं बेटा? 180 मेंबर्स हैं। अगर नोट्स में भी यही हुआ तो इसको ठीक कर लेना। ओके 180 मेंबर्स एज पर रिपोर्ट ऑफ जून 2025 टिल डेट। आज की डेट में अगर मैं आपका लेक्चर ले रही हूं, ठीक है, तो आज की डेट आज है 23 जून। तो अगर आज की डेट में आपका लेक्चर ले रही हूं तो इट मींस 180 मेंबर्स आपने याद रखने हैं इस टाइम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आया हमारा, अब ये जो ऊपर पढ़ के आए हैं ना बेटा हम ये चीजें, अब इसको इन शॉर्ट मैंने लिखा हुआ है यहां पे। तो इन शॉर्ट अब देखो कि क्या है। फुल फॉर्म आपको बता दी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब ये देखो, एक लेडी थी जिसका नाम था वीना। बड़ी देखने में बॉम्ब सी लड़की आंटी थी, बॉम्ब सी आंटी थी, देखने में बड़ी बॉम्ब सी लगती थी। कोई कह नहीं सकता था उसको कि 57 ईयर की है, कह नहीं सकता था। कितने ईयर की है? 57 ईयर्स की है, कह नहीं सकता था कोई। देखने से लगती नहीं थी, देखने से यूं लगती है 25-26 साल की है, बट थी कितनी? 57 ईयर की। और देखने में तो पूरी बॉम्ब लगती होती थी। समझ आ गई बात? चलो, तो वीना मतलब वियना इसका हेडक्वार्टर हो गया। बॉम्ब लगती थी तो मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या बनाने का काम कर रही है? पता ही आपको, वेपन्स ही बनाएंगे ना। तो कहने का मतलब है बॉम्ब की बात हो रही है तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की बात हो रही है ना। एटम बॉम्ब लगती थी, ऐसे याद रख लेना। एटम बॉम्ब लगती थी, अलग बात है, मैं भाषा यहाँ पे कुछ और यूज कर रही हूँ तो, लेकिन पढ़ाई के कंटेक्स्ट में कर रहे हैं इसलिए कुछ भी बुरा नहीं है। तो आंटी बड़ी एटम बॉम्ब सी लगती थी और एज कितनी थी आंटी की? 57 ईयर की। और आंटी का नाम क्या था? वीना। तो एटम बॉम्ब से हो गया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और आंटी की एज कितनी बताई? देखने में तो लगती थी 25-26 साल की है, थी 57 की। और आंटी का नाम क्या था? वीना। वीना से बन गया वियना। वियना जगह है कहाँ? ऑस्ट्रिया के अंदर। एटॉमिक बॉम्ब, एटम बॉम्ब से बन गया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और 57 से बन गया 1957। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाओ, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है जी इसका? यूनाइटेड नेशंस है, सिर्फ गो थ्रू करना है। करंट डायरेक्टर जनरल, नाम इनका पढ़ लें आप, आपको पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मेंबर स्टेट
2025 के अकॉर्डिंग 180, ठीक है, इसको करेक्ट करना। मोटो और ऑलरेडी हम पढ़ चुके, एटम फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है आपकी नॉलेज के लिए जरूरी है, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश, ये हो गई इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज। अब बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर एग्जाम। क्या हमने बोला इंडिया मेंबर बना इसका 1957 में? आंसर यस। IA इज नॉट अ यूएन बॉडी, यूनाइटेड नेशन की बॉडी नहीं है, बट ये रिपोर्ट उसके बाद भी, बॉडी ना होने के बाद भी ये रिपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को। अब आप बोलें कि ये क्या है मैडम? UNGA और UNSC ये क्या है? तो ये बेटा UNO के ऑर्गन्स हैं। UNO इज इक्वल टू बॉडी, जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन कौन है? किडनी, हार्ट, ear is also a kind of organ in human body, nose is also a kind of human organ, ठीक है, liver organ माना जा रहा है, ह्यूमन ईयर ऑर्गन कंसिडर हो रहा है। तो इसी तरह से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गन्स हैं UNGA, UNSC, उसको रिपोर्ट करता है कौन? IAEA, हमने ये पढ़ा। नेक्स्ट आ गया IAEA won the Nobel Peace Prize in, नोबेल पीस प्राइज मिला इनको 2005 के अंदर, शेयर्ड विद डायरेक्टर जनरल मोहम्मद एल बैरादेई। बट आपको करने की कोई जरूरत नहीं है इस बंदे का नाम, सिर्फ नोबेल पीस प्राइज कब मिला? 2005 के अंदर। और एक मेजर रोल प्ले करता है ईरान की न्यूक्लियर डील के अंदर। IAEA मेंटेन करता है सेफगार्ड एग्रीमेंट विद कंट्रीज टू इंस्पेक्ट न्यूक्लियर फैसिलिटीज। आपको सीधा सीधा इतना तो पता चल गया, जहां पे न्यूक्लियर फैसिलिटीज की बात आ गई वहां पे हम बात करेंगे किसकी? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर कहां रहा? वियना के अंदर, ऑस्ट्रिया के अंदर। कब स्टैब्लिश करा गया? 1957 के अंदर। कहानी खत्म हो गई। नेक्स्ट आया अब हमारा इंडिया और IAEA का रिलेशन, ये कैसा है? इंडिया एंड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये रिलेशन कैसा है? इंडिया कहते हैं, इंडिया का एक सेफगार्ड एग्रीमेंट है जो कि 2009 में किया गया सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए पोस्ट इंडो US न्यूक्लियर डील के बाद। इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इंडिया का एक डिपार्टमेंट है एटॉमिक एनर्जी का, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी मतलब DAE, जो कि वर्क करता है क्लोजली विद IAEA की तरह ही काम करता है। इंडिया के न्यूक्लियर रिएक्टर जैसे तारापुर, कुदनकुलम और अंडर IAEA सेफगार्ड। अब हमें यहाँ पे पढ़ने हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स। एग्जाम के पर्सपेक्टिव में जो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर स्टेशन होंगे वो देखने पड़ेंगे। कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। इंडिया मेंबर बना 1957 में, हम पढ़ चुके। नेक्स्ट आ गया IAEA इज नॉट अ UN बॉडी बट रिपोर्ट्स टू बोथ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ऑलरेडी मैंने बता दिया, और UN सिक्योरिटी काउंसिल का ये मेंबर है। नेक्स्ट आया NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इज क्लोजली लिंक्ड टू IAEA ऑपरेशन, उसके साथ रिलेटेड है ये। IAEA ने नोबेल प्राइज जीता कब? 2005 के अंदर, ऑलरेडी कर चुके हैं हम। न्यूक्लियर, इंडिया की न्यूक्लियर डील जो है वो संभालती है कौन? IAEA, इंडिया की नहीं, ईरान की न्यूक्लियर डील कौन संभालता है? IAEA मेंटेन करता है सेफगार्ड एग्रीमेंट। अब आगे न्यूक्लियर पावर स्टेशंस, किसके कंटेक्स्ट में? इंडिया के कंटेक्स्ट में जो जो न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं अब हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आ गया बेटा तारापुर। आपने इंडियन हिस्ट्री के अंदर एक नाम सुना होगा, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी का। अब ये छत्रपति शिवाजी महाराज थे ना, कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र। इन्हीं की फैमिली के अंदर थी एक ताराबाई। जहां पे नाम ताराबाई आ गया, समझ जाओ एरिया कौन सा, क्योंकि मराठा लोग ही कहां से हैं? महाराष्ट्र से। तो तारापुर मतलब महाराष्ट्र। नेक्स्ट आ गया रावत भाटा, आर से हो गया रावत भाटा, आर से हो गया राजस्थान। आर से रावत भाटा, आर से क्या बन गया? राजस्थान बन गया। कहानी खत्म हो गई। नेक्स्ट आ जाओ कुदनकुलम, तमिलनाडु। कैसे लर्न करेंगे? हाँ, इसको 2 मिनट छोड़ो, इसका कंटेक्स्ट आगे से मैं बताती हूँ, रुक जाओ। आगे है काएगा, नजर आपको आ रहा होगा आई थिंक, काएगा, KAIG है। काहे कर रहा है तू नाटक? काएगा, काय कर रहा है, काय कर रहा है, काहे कर रहा है, काय कर रहा है, काएगा,
कायगा कर रहा है क्यों? नाटक। कायगा मतलब नाटक, मतलब कर्नाटक। आगे आ जाओ, ककरापरा। ककरापरा, KAKRAPARA भी लिखा जाता है, कई बार KAKARAPAR ककरापर भी लिखा जाता है। देखो बहुत ज्यादा पारा है जिस एरिया के अंदर, उस एरिया का नाम क्या है? गुजरात, क्योंकि गुजरात पड़ता है वेस्ट के अंदर। हाँ या ना? अगर वेस्ट में पड़ रहा है तो कहने का मतलब सनसेट तो इधर ही हो रहा है, और सनसेट हमारे यहाँ और गुजरात के यहाँ अगर सनसेट हो रहा है तो बेटा उधर तो लाइट थोड़ा ज़्यादा रहती होगी ना, क्योंकि उसी तरह तो सनसेट होना है, और बिल्कुल पास है सनसेट एज कम्पेयर टू चंडीगढ़ के, तो पास ही है ना चंडीगढ़। अब आपको पता है कहाँ रह गया, राजस्थान कहाँ रह गया, तो गुजरात जो है वो बिल्कुल कॉर्नर में पड़ रहा है, उस कॉर्नर में पड़ रहा है वेस्ट में, तो उधर गर्मी ज़्यादा होएगी, पारा ज़्यादा होगा, तो गुजरात हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, कलपक्कम। कल पकेगा वो मैंगो जो हमने आज पकाने के लिए रखा हुआ है। कल पक्कम, कल पकेगा, लेकिन उस एरिया में जल्दी पकेगा जिस एरिया में टेम्परेचर ज्यादा है। तो टेम्परेचर ज्यादा कहाँ है? पूरे भारत के अंदर से साउथ का रीजन, बिल्कुल साउथ की टिप पे चले जाओ, तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो कल पकेगा तमिलनाडु के अंदर क्या? मैंगो। नेक्स्ट आता नरोरा। बहुत ज्यादा यहाँ के बेचारे ना स्टूडेंट्स है, वो बहुत ज्यादा रो रहा है, कहता मेरे फैमिली के पास बिल्कुल पैसा नहीं है मुझे पढ़ाने के लिए, बहुत रो रहा है। कहाँ के बच्चे? यूपी के बच्चे बहुत रो रहे हैं। यूपी के बच्चे, हमारे मम्मी पापा के पास पैसा नहीं है। तारापुर, ताराबाई कहाँ की रहने वाली? महाराष्ट्र की। रावत भाटा, आर से रावत भाटा, आर से राजस्थान। कुदनकुलम, कूद कूद के बता रहा है कल मैंगो पक जाएगा। कौन से एरिया में? तमिलनाडु में। हो गया तमिलनाडु। काएगा, काएगा नाटक क्यों कर रहा है? काय नाटक कर रहा है। कर्नाटका, ककरा परा, परा मतलब पारा, पारा बहुत ज्यादा है कहाँ? गुजरात के अंदर। कल पक्कम, कल पक जाएगा, ऑलरेडी हम कर ही चुके, कल पक जाएगा। कूद कूद के बता रहा है मेरा आम कल पक जाएगा। कहाँ? किस रीजन में? तमिलनाडु वाले रीजन में। नेक्स्ट आ जाओ, नरोरा। रास्ते का रोरा। रास्ते में एक बच्चा रो रहा था कि मेरे पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, क्योंकि गरीबी बहुत ज्यादा है। कहाँ पे? यूपी के अंदर। तो बेटा ये हो गए न्यूक्लियर पावर स्टेशन, और ये हो गया इनका स्टेट। कौन सा न्यूक्लियर पावर स्टेशन भारत का किस स्टेट के अंदर है? तो इसी के साथ जो हमारा आज का लेक्चर है वो होता है बेटा कंप्लीट। तो ये हमारा जो लेक्चर चल रहा है, ये फाल्कन बैच के अंदर हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि आप अपने ड्रीम्स को सच होता हुआ देख सकें। लेकिन उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निक को याद रखना है आपने, वो टेक्निक जो आपको एग्जाम को क्लियर करवाएगी, वो टेक्निक है आपका रिवीजन करना। टीचर अपना जितना मर्जी क्लास में दिमाग खराब करता जाए, जितना मर्जी चिल्ला चिल्ला के पढ़ा ले, जितना मर्जी शिद्दत से पढ़ा ले, दिल से पढ़ा ले, बट टीचर तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक स्टूडेंट रिवीजन नहीं करते। इसलिए रिवीजन मस्ट है। ओके, चलो रखो फिर अपना ध्यान। गुड बाय, राधे राधे।